नमस्कार प्यारे बच्चों। हम अध्याय 8 कार्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने कार्य एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर लिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के स्रोत से आप ये समझ सकते हो कि हमें ऊर्जा किस तरह से प्राप्त होती है, कैसे हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में हम खाना बनाने से लेकर जो बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियाँ होती हैं, उन सब के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हम तरह तरह के रूप में हम यूज में लेते हैं। जैसे हमें हमारे घर पर उजाले के लिए या प्रकाश के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना बनाने के लिए हमें ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो भी हमारे जो मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमारे साधन है, जो कार है, मोटरसाइकिल है, उनको चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे तरह तरह की ऊर्जा है का हम उनके रूप में हम उनका उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। तो पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है वो ऊर्जा के स्रोत जो मतलब शुरू से ही मतलब काफ़ी वर्षों से उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं। जो हमारे मतलब पुरानी पीढ़ियाँ हैं वो भी इनका उपयोग करती आ रही है, मतलब जिनकी परंपरा चलती आ रही है और जो एक सीमित मात्रा में प्रकृति में एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से, इनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अनवीनीकरण भी कहते हैं। तो वो ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है, प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अब सीमित मात्रा में कौन कौन से पाए जाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आते हैं? पेट्रोल आता है, डीजल, जो भी गैसें होती हैं, जो कोयला है, वो सभी। एक होती है तापीय ऊर्जा और जलीय ऊर्जा, और भी 1-2 तरह की ऊर्जा होती हैं, वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से के अंतर्गत आती है। अब ये क्या होता है? ये एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे आज के वर्तमान समय में हम पेट्रोल, डीजल, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, उनका अधिकतर उपयोग कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और मतलब जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे इनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मात्रा कम हो रही है। तो ये प्रकृति में एक सीमित मात्रा में पाया जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे समय आएगा तो इनकी मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी और एक निश्चित समय के पास ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर या भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। भूमि के ऊपर कौन से, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। भूमि के अंदर कौन से? जैसे कोयला है तो वो भूमि के अंदर पाए जाएंगे। आप देखोगे कोयले की खदानें होती हैं, जब गहरे गड्ढे खोदकर कोयले को निकाला जाता है। तेल होते हैं, ये प्राकृतिक गैस है, इनको भी खदानों से निकाला जाता है, तो ये भूमि के अंदर पाई जाती है। दूसरा है भूमि के ऊपर। तो भूमि के ऊपर कौन कौन सी? जैसे लकड़ियाँ है, जैसे वृक्ष है, वृक्षों को काट कर जैसे हम ये लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, ये जमीन के ऊपर पाई जाती है। गोबर है, चारकोल है, ये भूमि के ऊपर पाई जाती है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है गैर परंपरागत स्रोत। इसको विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं। इसको वैकल्पिक इसको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसको ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम इनके स्थान पर कर रहे हैं। जैसे कई स्रोत हैं, इनका उपयोग हम
जो मतलब कुछ समय पहले से ही इनका उपयोग मतलब शुरू हुआ है, इसका उपयोग सिर्फ हम जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इसके विकल्प के रूप में, जैसे इसके विकल्प के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये क्या होते हैं, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी मात्रा निश्चित नहीं है। ये नवीनीकरण है, ये जैसे नवीनी है, जैसे गैर परंपरागत मतलब ज़्यादा समय से नहीं, जैसे कुछ समय पहले से ही इनका जो ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है वो जैसे प्राप्त हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ज़्यादा समय मतलब नहीं हुआ होगा। सौर ऊर्जा से क्या करते हैं आप, जो सूर्य का प्रकाश आता है तो उस प्रकाश को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा हम परंपरागत जो स्रोत है उसके विकल्प के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। आप तो देखा होगा कि जो सूर्य के प्रकाश है उसकी मात्रा असीमित है, वो हमेशा के लिए रहता है और इनका पुनर्जन्म हो सकता है। यहाँ पर वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है, मतलब इनको हम वापस उपयोग में कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है तो इनका हम वापस उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, जैसे परंपरागत स्रोत के अंदर जैसे आपने देखा है कि जो पेट्रोल है, डीजल है, एक बार उपयोग करने के बाद हम इनका वापस उपयोग नहीं कर सकते। ये जो सौर ऊर्जा है, इस सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, वापस उस ऊर्जा को जैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। इनके कारण कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो इनके अंदर कौन कौन सी आती हैं, सौर ऊर्जा आएगी, नाभिकीय ऊर्जा आएगी, महासागरीय ऊर्जा आएगी। महासागरीय ऊर्जा के अंदर क्या होता है, जो महासागरों के अंदर जो ज्वार भाटा होती है, जो ज्वार भाटा जो लहरें आती हैं उनका उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। और जो जैव ऊर्जा है तो गोबर गैस का निर्माण किया जाता है जैव ऊर्जा के द्वारा। भूतापीय ऊर्जा है तो इन ऊर्जा के कारण इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जैसे आपको सवाल पूछ ले कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है, या इसको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये प्रकृति में असीमित मात्रा में पाया जाता है, तो इसको अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। तो आप एक लाइन ये भी याद रख सकते हो, अक्षय ऊर्जा। तो आपको अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पता चल गया होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो ऊर्जा होती है इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम उपयोग करके इनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में ले सकते हैं।